नमस्कार, पत्रिका संवाद में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पत्रिका संवाद। आज हम बेहद गंभीर विषय पर बात करेंगे, जो सेनाओं से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो भारतीयता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो कश्मीर से जुड़ा हुआ मुद्दा है, जो बेकसूर नौजवानों के शहीद होने का मुद्दा है। इसमें सभी भारतीयों का खून खोल रखा है। आज इसी विषय को लेकर हमारे साथ उपस्थित हुए हैं प्रदीप कुमार भल्ला जी, कर्नल प्रदीप कुमार भल्ला जी। कर्नल साहब, आप अपना परिचय थोड़ा खोलकर दीजिए। आपने किन किन जगहों पर काम किया और क्या क्या स्पेशलाइजेशन आपकी रही? मैं जो हूँ अपना फौज में जाते ही मेरे को रडार स्पेशलाइजेशन के लिए भेजा गया और साथ में क्वालिटी एश्योरेंस स्पेशलाइजेशन के लिए गया। रडार स्पेशलाइजेशन की वजह से जो मैं टेक्निकल कवर देता रहा, जितने भी एयर डिफेंस यूनिट्स हैं, यानी कि जिनके पास रडार और एंटी एयरक्राफ्ट गन्स होती हैं, ताकि दुश्मन के जो हवाई जहाज वगैरह भारतीय सीमा में आए उनका नाश करें, उनको मैं टेक्निकल कवर देता रहा। यानी कि आप युद्ध में सीधे सीधे इन्वॉल्व होने की क्षमता रखते रहे हैं। हाँ जी, साथ साथ ही थे। हाँ, तो कर्नल साहब, एक बेहद गंभीर मुद्दा जिसको लेकर आपको इनवाइट किया गया है कि जो 22 अप्रैल को कश्मीर के पहलगांव में जो आतंकवादी घटनाएं हुई, जिसमें बेकसूर लोग मारे गए, जो पर्यटक थे, जो भारत के भी पर्यटक थे और विदेशों से भी लोग आए हुए थे पर्यटन के उद्देश्य से। ऐसे लोग, बेकसूर लोग मौत के घाट उतार दिए गए और यहाँ तक कि धर्म पूछ कर मारे गए कि आप मुसलमान है या हिंदू है या कि अन्य धर्म से संबंध रखते हैं। जो मुसलमान थे उनको छोड़ दिया गया, जो हिंदू थे और दूसरे धर्मों के लोग थे उनको मार दिया गया। तो ये बेहद गंभीर विषय है। अगर इस तरह से होता रहा तो जो हमारी भारतीयता है, ये कहो कि जो हमारी देशभक्ति है, वो उबाल मारने लगती है। उबाल किस लिए मारती है कि पाकिस्तान से आए हुए लोग हम पर अटैक करते हैं, हमें मार के चले जाते हैं और हमारी जो जो कश्मीर है उसकी इकोनॉमी को बहुत अधिक प्रभावित करते हैं। तो ऐसे लोगों पर तो तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। वो लोगों पर तो कार्रवाई हो ही जाएगी, वो तो सेना उनको मार ही देगी और मुझे लगता है कि अब तक तो वो लोग जीवित भी नहीं रहे होंगे जो लोग मार के गए हैं। सीधा सीधा मतलब है कि ये इसको एक वॉर के रूप में देखना चाहिए कि पाकिस्तान ने एक वॉर की घटना को अंजाम दिया है, तो उसके साथ हमें उसी रूप में देखना चाहिए और उसको उसी घटना के तहत उस पर सीधा आक्रमण कर देना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की सेना हमारे सामने टिक नहीं पाएगी। पाकिस्तान देश ही हमारे सामने नहीं टिक पाएगा। ना उसकी इकोनॉमी है, ना उसके लोग हैं, ना उसकी सेनाएं इतनी भारी भरकम है जितनी हिंदुस्तान की सेनाएं भारी भरकम है। तो हमें सीधे तौर पर एकदम अटैक क्यों नहीं कर देना चाहिए पाकिस्तान पर? इसके बारे में थोड़ा मैं खुलासा करता हूँ। पहली बात तो मैं धन्यवाद कहूंगा मुझे बुलाने के लिए और मौका देने के लिए कि इस डीप विषय पर मैंने कुछ रिसर्च करी है, उसके बारे में आपको बताता हूँ। सबसे पहली चीज है, ये है इकोनॉमी, और ये हमें भूलना नहीं चाहिए कि चाइना इसमें इन्वॉल्व है। अब आप बोलेंगे चाइना क्यों इन्वॉल्व है, इसमें मैं बताना चाहूंगा कि आपने सी पैक BRI के अंदर का जो सी पैक है और जो ग्वादर पोर्ट है उसके बारे में सुना होगा। चाइना का पाकिस्तान के एरिया में करीब $60 बिलियन इन्वॉल्व है और ग्वादर पोर्ट पे $40 बिलियन इन्वॉल्व है डॉलर्स। तो आप ये लगाइए $100 बिलियन है, तो वो नहीं चाहेगा कि ये जो सी पैक है, ये अगर भारत ने गिलगिट ले लिया और POK ले लिया तो ये भारत के पास आ जाए। वो चाहता है ये पाकिस्तान के पास, इसलिए उसको फंडिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 मिलियन, 5 मिलियन, $10 मिलियन पाकिस्तान को फंड करने में कोई दिक्कत नहीं है, करता आ रहा है और करता रहेगा। अब आपने बोला कि हम हमला क्यों नहीं कर देते। अगर हमला कर दिया तो हमारी इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। इसलिए जो मोदी जी कर रहे हैं कि उसको इकोनॉमिकली डाउन कर रहे हैं, उसका आपने ये देखा है कि पूरा ब्लॉक कर दिया ट्रेड। उसने आपने ये देखा है कि पानी ब्लॉक कर दिया है। पानी ब्लॉक करने से दो आपके होंगे, एक तो जो हाहाकार मचेगा, उसके अलावा उनका सारा एग्रीकल्चर डाउन हो जाएगा। अब वो भी उससे बहुत बुरी तरह उन पर असर पड़ेगा। सर, इकोनॉमिकली करने की आप कह रहे हैं कि उसको, उनकी अर्थव्यवस्था को हम खराब कर दें तो उससे वो लोग जो है झुक जाएंगे।
क्या ऐसी संभावना नजर आती है? मुझे नहीं लगता कि इस तरह से वो लोग झुक सकते हैं, क्योंकि वो लोग भिखमंगे हैं, भिखारी किस्म के लोग हैं। अगर आप उनके कपड़े भी छीन लेंगे तब भी वो लोग वैसे ही रहेंगे, तो उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर विश्व के दूसरे समुदाय, यानी कि विश्व के दूसरे, जैसे चाइना के बारे में अभी आपने बताया, वो लोग लगातार फंडिंग कर ही देते हैं उन लोगों को, तो उनको कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वैसे भी उनको यदि सम्मान की दृष्टि से देखा जाए तो उनका विश्व के समुदाय में कोई सम्मान नहीं है, और वो न सम्मान पाना चाहते हैं। वो एक आतंकवादी देश है, और वो चाहता है कि मेरे पर आतंकवादी घटनाओं का ठप्पा लगा रहना चाहिए, ताकि मैं इन आतंकवादी घटनाओं से ही कमा सकूं। यानी कि अब उन्होंने पहलगाम पर हमला किया तो चाइना ने उनको फंडिंग कर दी। आपका ऐसा मानना है? हालांकि मैं इस तरह से नहीं सोचता हूं, पर आप कहते हैं क्योंकि आप डिफेंस एक्सपर्ट है तो आपको ज्यादा पता होगा, क्योंकि आपने सेना में काम किया है, तो आपको अनुभव है वहां पर काम करने का, कश्मीर में काम करने का, दूसरी जगह पर काम करने का, तो आप बखूबी ज्यादा जानते हैं। तो चाइना जो है ये तो फंडिंग करता ही रहेगा लगातार, फिर ये आतंकवादी घटनाएं रुकने का नाम ही नहीं लेगी कभी भी, इस तरह से तो चलती ही रहेगी यदि हमने सीधा अटैक नहीं किया तो। हाँ, इसके बारे में थोड़ा सा ये पहले बताना चाहूँगा कि इनमें आर्मी चीफ इन्वॉल्व है, जिसको इंडिया ने भी ब्लेम किया है, मिस्टर मुनीर। आईएसएफ चीफ इन्वॉल्व है, जो मिस्टर निंजुम है, और हाफिज सईद जो जो एलईटी का फाउंडर है, वो इन्वॉल्व है। और उसने एक खलीदा नाम के व्यक्ति, जो कि एलईटी का सीनियर कमांडर है, उसको सारी प्लानिंग सौंपी थी, जिसने ये इस चीज को अंजाम दिया है। अब आप बोलते हैं कि क्यों फर्क पड़ेगा? ऐसा है कि ठीक है, जो फंडिंग आती है वो सिर्फ जाती है गवर्नमेंट के पास, फौज के पास, ना कि लोगों के पास। लोग मर रहे हैं भूखे, तो एंड में जो है ये हो सकता है कि वहां के खुद के लोग उनके खिलाफ हो जाएं। प्लस बलूचिस्तान ने मोर्चा संभाल लिया है, तो खाली अब भारत ही नहीं है, उधर से बलूचिस्तान है, सिंध ने भी सिर उठा लिया है, ऊपर से अफगानिस्तान तो हो ही गया है। तो आप ये देखेंगे, अगर हम उनको सिर्फ संभालते रहे, पूरा फुल अटैक नहीं किया, सिर्फ उनको थोड़ा बहुत डराते रहे, एयर स्ट्राइक्स करी, मिसाइल स्ट्राइक्स करी, तो ये पॉसिबिलिटी है कि जब अफगानिस्तान, बलूचिस्तान और सिंध चारों मिलके उस पर हमला करें तो पाकिस्तान का अंत है, तो उसको ना चाइना बचा सकेगा ना अमेरिका बचा सकेगा। बलूचिस्तान को लेकर भी हमारी गंभीरता कहीं नजर नहीं आती। अगर हम बात करें कि हमने पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरना है, तो हमें बलूचिस्तान का समर्थन कर देना चाहिए, लेकिन हम खुले मन से कभी बलूचिस्तान का भी समर्थन नहीं करते, ना कभी सिंध, तो चलो अभी नहीं आया, तो बलूचिस्तान का यदि हम समर्थन कर देते तो अब तक शायद बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो गया होता, एक अलग देश बन गया होता, फिर पाकिस्तान बचा होता। बलूचिस्तान अलग होने के बाद उसके आर्थिक तंगी का सामना तो करना ही पड़ता है, क्योंकि उसकी आर्थिक राजधानी जो है वो अलग देश में कन्वर्ट हो जाती। तो बलूचिस्तान को भी हम सही तरीके से समर्थन देने से बचते रहे हैं आज तक। तो अगर माननीय मोदी जी बलूचिस्तान को एक बार स्टेटमेंट ही जारी कर दे कि हम बलूचिस्तान का साथ देंगे यदि पाकिस्तान हमारे इस तरह की घटनाओं में लिप्त रहता है, तो वहां उबाल मार जाएगा। क्योंकि एक बार मोदी जी ने 15 अगस्त पर कहा था कि बलूचिस्तान के लोग अपनी आजादी चाह रहे हैं, इतना कहने से ही बलूचिस्तान के लोगों में उबाल मारने लगा था, लेकिन वो मामला फिर दब गया। लेकिन हाँ, बलूचिस्तान एक देश अलग होकर रहेगा, ये तो फिक्स है। कब होगा, कितने दिनों में होगा, मोदी जी साथ दे तो शायद जल्दी हो जाए, नहीं तो देर से होगा, होगा जरूर। शायद मैं सोचता हूं कि आप रिसर्च नहीं करते हैं जितनी मैंने करी है। ये ओपनली नहीं हो रहा है, लेकिन ये हो रहा है। बलूचिस्तान की टीम इंडिया में आई थी, उनकी बातचीत हुई है, और कुछ नहीं बताया गया क्योंकि ये सारा सीक्रेट चल रहा है, क्या बातचीत हुई है, कितना समर्थन मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये ओपन में नहीं है। लेकिन इतना है, इतनी खबर थी कि टीम आई थी, मिली थी। अफगानिस्तान में आपको पता है कि हालांकि ऑफिशियली इंडियन एम्बेसी नहीं है, लेकिन अनऑफिशियली इंडियन एम्बेसी खुल चुकी है अफगानिस्तान में भी, और अफगानिस्तान में भी हमारा पूरी तरीके से बातचीत चल रही है, उनको भी समर्थन दिया जा रहा है। अब जैसे चाइना दूसरे तरीके से मदद करता है, भारत ने भी वो सीख लिया है। भारत भी अब दूसरे तरीके से मदद करना शुरू कर दिया है, ओपनली नहीं कर रहा है। चाइना ने आज तक नहीं माना कि ओपनली कर रहा है,
इसी तरह अब भारत भी कुछ सीख रहा है चाइना से। कभी भी कोई जिम्मेदार देश ओपनली इस तरह करता भी नहीं है। मैं बात को आपसे कहलवाना चाह रहा था कि आप इस पर प्रकाश डालें। बहुत अच्छी बात है कि आप बलूचिस्तान का समर्थन कर भी रहे हैं, ओपनली नहीं भी कर रहे हैं। ये एक डिप्लोमेटिक प्रयास हो सकते हैं आपके, और अच्छा भी है कि पाकिस्तान को इस तरह से भी दबाया जा सकता है। अब भारत ने अपने नदियों का पानी रोकने की बात कही, अपनी जल संधि को सस्पेंड करने की बात कही, और उस तरफ से पाकिस्तान ने यह कहा कि हम शिमला समझौते को भी सस्पेंड कर देंगे, उसको भी खत्म कर देंगे। तो ये बात कही। ये कि प्रोक्सी वार चल रहा है कि बस इसको क्या कह सकते, होना जाना कुछ नहीं, आप बोलते रहते हैं, कहते रहते हैं, मुझे ऐसा महसूस होता है। ठीक है, इसके बारे में भी थोड़ा विषय में बताता हूँ। ऐसा है, पहले लेते हैं जो पानी के विषय में। अब इंडिया ने जो इंडस की खत्म कर दी है, और उसको जैसे जो भी वर्डिंग्स देना चाहें, पानी दो जगह से रोक दिया गया है। अब उसमें दो हैं, एक तो उनका एग्रीकल्चर नष्ट हो जाएगा, उधर से हमने ब्लॉकेज कराया हुआ है, इतना आसान नहीं है वहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आने का। दूसरा, जब चाहे इंडिया बांध को खोल के वहां पे बाढ़ ला सकता है, ये नुकसान पहुंचा सकता है। ये तो हो गई पानी वाली बात। एलओसी खत्म करके पाकिस्तान ने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है। जब एलओसी का खत्म हो गया है तो हमारे को पूरा हक है हम पीओके वापस ले लें, और इस पे शुरुआत हो गई है धीरे धीरे, क्योंकि एलओसी जब एग्रीमेंट ही नहीं रहा है तो उसके बाद हमें पूरी आजादी है। वो तो हमारा ही देश था, हमारा ही हिस्सा था, तो हम पूरी तरीके से बिना एक्चुअली कहलाए के हमलावर, हम तो अपना देश है, और एलओसी तो खत्म हो गई है जो हमने ट्रीटी थी, तो उसको हमारा ही फायदा है। और ये करके पाकिस्तान ने अपने पैर में बहुत जोरदार कुल्हाड़ी मारी है। ये कहना चाहिए कुल्हाड़ी पे पैर मारा है। तो शिमला समझौता जैसा जो उनके पक्ष में एक एग्रीमेंट था, तो वो लोग क्या कभी दिमाग से सोचते नहीं है? क्या उनको भारत के खिलाफ करने के लिए कुछ चाहिए तो वो अपने ही खिलाफ कर जाते हैं? उनको पता नहीं कि एक ऐसा दस्तावेज जो पूरी तरह से पाकिस्तान के पक्ष में है, ऐसे एग्रीमेंट को खत्म करने की बात कह रहे हैं, सस्पेंड करने की बात कह रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि आप एलओसी को खत्म कर देंगे, एलओसी को खत्म कर देंगे, भारतीय सेनाएं आगे बढ़ जाएंगी। तो निश्चित रूप से भारत के पक्ष की बात कही है, पर ये आपकी गैर सावधानी समझो, आपकी अनभिज्ञता समझो कि पाकिस्तान इस तरह की हरकतें कर रहा है, इस तरह की बात कर रहा है, तो वो विश्व समुदाय में एक गलत मैसेज आता है। चलो ठीक है। और अब जो है उसकी इकोनॉमी पर मार की बात चल रही है कि आयात निर्यात भी बंद कर देंगे, है ना? पाकिस्तान से ना कुछ मंगवाएंगे, ना पाकिस्तान को कुछ भेजेंगे। इस तरह हो नहीं सकता है कि क्या हमारा निर्यात पाकिस्तान के साथ बंद हो जाए तो हमारी इकोनॉमी पर भी प्रभाव पड़ेगा कुछ ना कुछ तो। ऐसा है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों में डिफरेंस देखा जाता है। तो जो इंडिया एक्सपोर्ट करता था और जो इंपोर्ट करता था उसमें कोई खास फर्क नहीं है। पाकिस्तान को हम जीरो भी कर दें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट तो हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीजें कोई खास ले ही नहीं रहा था जिससे हमें फर्क पड़े। हम दूसरे देशों को वो सप्लाई करना शुरू कर देंगे। हमारे पास अब बहुत देशों से हमारा संधि हो चुकी है कि एफटीए हो चुका है, हम वहां पे सप्लाई शुरू कर देंगे। आपने अगर ध्यान से पढ़ा होगा, मोदी जी इतने कुछ सालों से हर जगह हर देश में जाते जा रहे हैं, एफटीए करते जा रहे हैं। तो ये जितना बंद हुआ है वो सारा का सारा हम दूसरे देशों में ऑलरेडी शुरू हो चुका है जाना, तो भारत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इंपोर्ट बंद करते हैं तो पाकिस्तान पे फर्क पड़ेगा, और पाकिस्तान का ब्लॉकेज है, हमारा एयर स्पेस बंद है, उसको किसी और देश को भेजना इतना आसान नहीं रहेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। जब महंगा पड़ेगा तो वो देश पाकिस्तान से क्यों लेंगे, ये है मेरा कहना। अगर पाकिस्तान को भारत में कोई चीज भेजनी है तो वो किसी और देश के मार्फत भी भेजा जा सकता है। ऐसा तो विश्व में चलता ही रहता है। कभी कोई कोई भी सामान किसी भी देश में ना मिले ऐसा हो नहीं सकता है। अमेरिका ने चाइना से बंद किया, चाइना ने दूसरा रूट अपना लिया, अमेरिका में भेजना शुरू कर दिया। अब अमेरिका ने कहा कि ये तो एज इट इज हो रहा है, आपने टैरिफ भी लगा दिया 250%, और फिर भी चीजें घूम फिर के जा रही है सस्ते में। तो अमेरिका की चीज भी जा रही है चाइना में, ऐसा नहीं है। तो ये चीजें तो चलती रहनी, बंद होने का नाम नहीं लेती। ऐसा तो
संभावना मुझे लगता है कि इंडिया की चीजें भी पाकिस्तान में जा रही होगी घूम फिर के। तो ये चीजें तो जानी ही होती है, तो इसमें लगाने ना लगाने का तो कोई औचित्य नजर नहीं आता। ये आपका थोड़ा कहना सही है, लेकिन ये है कि एक प्रयास रहेगा। जो चीज आराम से आ जा रही थी, 100% हो रहा था, शायद 30% 40% अब भी होएगा। जो आपका कहना इतना आसान नहीं है पकड़ना। हालांकि भारत ने प्रतिबंध लगा दिए हैं कि जो थर्ड कंट्रीज हैं, जो पाकिस्तान का माल लेके अपनी स्टैंप लगा के भी भेज रहे हैं, उस पे भी जो कस्टम वाले नजर रख रहे हैं। और सब जगह जो है इंटेलिजेंस होता है, वो भी नजर रख रहे हैं कि ये वाली पर्टिकुलर कंपनी पाकिस्तान की इस कंपनी से माल लेके इंडिया में भेज रही है। ये इंटेलिजेंस हर जगह काफी हद तक मौजूद है। फिर भी ऐसे कहा नहीं जा सकता कि 100% रुक जाए, वो कहीं पे भी पॉसिबल नहीं, ना अमेरिका में, ना चाइना में, ना इंडिया में। तो ये आपकी बात सही है कि कुछ तो रहेगा, और वो जो मर्जी हो जाए वो रहेगा। हम सर बार बार एक उदाहरण देते हैं, हमारे समाज में जहां जहां बातें होती है, चीजें चलती रहती है कि रसिया ने आक्रमण किया यूक्रेन पर, और रसिया की खुद की इकोनॉमी खत्म होने के कगार पे आ गई, और वहां के बहुत लोग, बहुत सैनिक मारे गए और सिविलियन भी मारे गए। तो रसिया को बहुत नुकसान हुआ बजाय यूक्रेन के। तो अगर हम बड़े देश होने के नाते अगर उसी संदर्भ में बात करें, उसी संदर्भ में चीजों को देखें, तो अगर हम डायरेक्ट अटैक करते हैं पाकिस्तान पर, हमारी सेनाएं अटैक करती है, हमारी मिलिट्री अटैक करती है, एयरफोर्स अटैक करती है, हमारी जल सेनाएं अटैक करती है, तो क्या हमारी रूस जैसी हालत होने की संभावना भी नजर आती है? आपको क्या लगता है? ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन ये देखिए, मोदी जी बहुत संभल के कर रहे हैं। उन्होंने ब्लॉकेट कर दिया है, तो इसका मतलब उनकी जो नेवी है, जो कि भारतीय नेवी के सामने बहुत कम है, शायद 1/10 होएगी, वो कोई एक्शन नहीं ले सकती। उनकी जो एयर है, उसके जो जहाज हैं, वो पुराने हैं कि उस पे उनको कोई एक्शन नहीं ले सकते हैं। तो हमें भारत उनके अंदर घुसने के बजाय एयरफोर्स से अटैक करना और अपनी नेवी से जो बम्बार्डमेंट करना, ये सफिशिएंट रहेगा उनको नुकसान पहुंचाने के बजाय ये कि पूरी फिजिकली उनके देश के अंदर हमारी सेनाएं घुस के उन पे कुछ हमला करें, कि उसमें भारत का भी नुकसान है। लेकिन इस अगर तरीके से किया जाए कि हम यहीं से बम्बार्डमेंट करें, एयरफोर्स जाके जरूर उनके ठिकानों, और इस बात को मोदी जी बोल भी चुके हैं, इसलिए उनका सेना का चीफ और हाफिज सईद और जो दूसरे जो इन्वॉल्व हैं, वो बचते फिर रहे हैं। उनको हाई सिक्योरिटी है, उनको पता है कि जो पहले हुआ था वो दोबारा से नहीं करते। भारत एयर स्ट्राइक करके उनके ठिकानों पे हमला नहीं करे, और ये भारत जरूर करेगा। क्या हम इस बात से तो नहीं डर रहे हैं कि वो परमाणु शक्ति संपन्न देश है पाकिस्तान, परमाणु बम है उनके पास, और वो साथ में गैर जिम्मेदार देश भी है। भारत गैर जिम्मेदाराना देश नहीं है, भारत को विश्व समुदाय में जवाब देना होता है। तो गैर जिम्मेदाराना देश होने के नाते उसकी लायबिलिटी कोई ज्यादा नहीं होती विश्व समुदाय में, वो कुछ भी कर सकता है। तो हमें इस बात का कहीं डर तो नहीं कि ये परमाणु संपन्न देश है, कहीं हमारे पर परमाणु हमला तो नहीं कर देगा। इसलिए हमें संभल के काम लेना होगा। इसलिए डायरेक्ट युद्ध इन्वॉल्व ना करके हमें इसके कहीं ना कहीं आर्थिक ठिकानों पर प्रतिबंध लगाकर इसको नीचे रखना होगा, और स्वयं का आर्थिक ग्रोथ करके चाइना और अमेरिका के मुकाबले जब ले जाएंगे, तब जाके ये स्वयं पे स्वयं पाकिस्तान खत्म होता जाएगा। इस तरह की सोच तो हमारी नहीं माननी मोदी जी की। इस ये भी है, ये भी पार्शियली करेक्ट है, लेकिन आपने एक विषय दिया है कि परमाणु का। मैं आपको ये बता दूं कि उनके अब इतने कैपेबल साइंटिस्ट नहीं रह गए, और परमाणु बम को अगर फोड़ने में इंडिया तो आना पड़ेगा ना, कैसे आएंगे? उनका एयरफोर्स उसके कैपेबल नहीं है। अब जो उनके जो जहाज हैं, वो ऐसी हालात में हैं कि इंडिया तक पहुंचने से पहले ही हमारी एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो हैं, उनको वहीं उड़ा देंगी, और बजाय इंडिया पहुंचने के उनका वहीं पे हो जाएगा। अब रह जाता है मिसाइल में, तो हमारे पास एंटी मिसाइल सिस्टम भी आ गया है। आपने पढ़ा होगा कि जो इजराइल ने रिसेंटली हमको एंटी मिसाइल सिस्टम दिया है, वो दुनिया का सबसे बढ़िया सिस्टम है। तो अगर मिसाइल से भी अगर वो भेजता है हम हमारे ऊपर परमाणु बम, तो भी हम कैपेबल हैं कि वो भारत में ना आके शायद बॉर्डर पे ही गिर जाए और शायद उनका भी नुकसान हो जाए।
तो ये चीज हमें इसलिए मोदी जी जो है वो बहुत कुछ सोचते हुए ये कर रहे हैं कि ताकि इंडिया का कम से कम नुकसान में हम अधिक से अधिक फायदा उठा सकें। चाइना का रोल आपने बता ही दिया कि चाइना चाहता है कि पीओके पर भारत का कब्जा ना हो, यानी कि भारत अपने अधिकार क्षेत्र में पीओके को ना ले ले, इसलिए उसका प्रयास रहता है ये पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में ही रहे। तो चाइना तो हमेशा यही चाहता रहेगा, और चाइना बड़ा देश है, नो डाउट, हमसे तो उसकी इकोनॉमी बहुत बड़ी है, उसकी सेनाएं भी हमसे ज्यादा बड़ी है और ज्यादा सक्षम है। और पानी की बात करें तो पानी चाइना से भी इंडिया में आता है, भारत में आता है। तो यदि चाइना सपोर्ट पाकिस्तान को करता है और करता ही रहेगा, जैसा आपने कहा कि उनका पीओके पर नजर है और उनका जो सीपैक है वो उसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, तो वो चाहता है कि ये पाकिस्तान के पास ही रहे, तो फिर निश्चित रूप से वो पाकिस्तान के पास ही रहेगा, क्योंकि चाइना का प्रेशर तो बहुत ज्यादा रहता है और वो 5 परमानेंट देशों में भी शामिल है, उसके पास वीटो पावर भी है। यदि हम यूएन में जाकर लड़ाई लड़ते हैं चाइना के खिलाफ, तो चाइना के पास वीटो पावर है, वो किसी भी काम को वीटो कर सकता है, किसी भी बात को वीटो कर सकता है। तो इसका मतलब हमें तो हमेशा ही चाइना के प्रेशर में रहना पड़ेगा, चाइना के हमेशा दबाव में रहना पड़ेगा, और इस तरह पाकिस्तान के मार्फत वो हमें धमकाता ही रहेगा हमेशा हमेशा के लिए। आपकी पार्शियली बात सही है कि चाइना के पास जो है वीटो पावर है, और अभी रिसेंटली ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में जो बहस हुई, पाकिस्तान ने मुद्दा उठाया, उसमें चाइना ने सपोर्ट करा, ओपनली सपोर्ट नहीं करा लेकिन सपोर्ट करा, और ये बताया कि वो तो गैंगस्टर थे, ना कि मिलिटेंट्स थे, टेररिस्ट थे, और ये इंसिडेंट हुआ जिसकी तहकीकात करनी चाहिए, ऐसा करके टाल दिया। अब आपका कहना है करता रहेगा, लेकिन वो किसकी करता है? सिर्फ सेना की। अगर पब्लिक उसके खिलाफ हो जाएगी तो सेना कहाँ तक लड़ेगी? और बलूचिस्तान और वो सारे अगर मिल जाएंगे और वहाँ की लोकल पब्लिक भी उनके खिलाफ हो जाएगी, और आपने इमरान का सुना ही है, इमरान की बहुत तगड़ी सपोर्ट है। अगर कल को ये हुआ तो अगर इमरान को छोड़ना पड़ गया तो ये जो पावर में है, जो प्रो चाइना है, ये सारे के सारे खत्म होते हुए नजर आएंगे, और ये मोदी जी अच्छी तरह जानते हैं। तो इसलिए वो ऐसा कोई डायरेक्ट एक्शन नहीं ले रहे। अब अगर चाइना हमारा पानी रोकता है तो ये आप याद रखिए कि वो वही पानी जो है बांग्लादेश में भी जा रहा है। अगर उसने पानी रोक दिया और बांग्लादेश में कोई पानी नहीं गया, तो बांग्लादेश में जहां तक अभी तक चाइना का कुछ सपोर्ट है, वो सपोर्ट बिल्कुल खत्म हो जाएगा। मैं इसी मुद्दे पर आ रहा था कि ना केवल पाकिस्तान, इधर से बांग्लादेश, इस तरफ से अफगानिस्तान और श्रीलंका को भी चाइना सपोर्ट कर रहा है। तो भारत को इस तरह से 360 पर घेर लिया है चाइना ने। तो चारों तरफ से जब चाइना ही चाइना हो गया और बीच में भारत रह गया, तो कभी भी अटैक कर सकता है, कभी भी हमें मार सकता है। क्या हमने कुछ अपने सुरक्षा के लिए की है? हमने अफगानिस्तान में अनऑफिशियली एम्बेसी खोल ली है, और अफगानिस्तान की हमने शुरू में भी इतनी मदद करी थी कि वो अफगानी जो हैं वो भारतीयों का आभार मानते हैं, उनको भी पता है चाइना कैसा देश है, इसलिए अफगानिस्तान कभी भारत के अगेंस्ट नहीं जाएगा, मैक्सिमम न्यूट्रल रह जाएगा। श्रीलंका में भी चेंज आ गया है। अगर आपने रिसेंट न्यूज़ पढ़ी हुई तो जो प्रेसिडेंट है और वो है बाकी गवर्नमेंट है, वो अब एंटी इंडिया नहीं रही है, वो एटलीस्ट न्यूट्रल हो गए हैं, तो वहां पे भी इफेक्ट जो है खत्म हो गया है। म्यांमार में भी जो आपने पढ़ा होगा, अब ऐसा हो रहे हैं, चीजें हो रही हैं कि वहां पे भी जो चाइना का जो है असर जो है वो कम होता नजर आ रहा है। बांग्लादेश में भी शुरुआत हो गई है, हो सकता है जल्दी बांग्लादेश में भी ऐसी आ जाए कि चाइना का असर खत्म हो जाए, क्योंकि अब अमेरिका बहुत अच्छे से इन्वॉल्व होना है। इस तरफ से नेपाल में भी चाइना ने हस्तक्षेप शुरू किया था, लेकिन दूसरी तरफ से मोदी जी के प्रयासों से नेपाल भी भारत की तरफ उसका झुकाव हमेशा रहा है और अब भी है। जी, आपने उसका बिल्कुल हस्तक्षेप को नहीं मानता है। जी बिल्कुल कहा, वो भी एटलीस्ट न्यूट्रल हो गया है। पहले टोटली एंटी इंडिया था, अब आज की समय में
वो नेपाल भी न्यूट्रल न्यूट्रल नहीं, उसका झुकाव भारत की तरफ है। झुकाव कह लीजिए, हाँ, मतलब ये है, लेकिन अभी भी चाइना का प्रभाव है, लेकिन उतना उतना नहीं, प्रभाव नहीं, बहुत कम प्रभाव, बहुत कम प्रभाव रह गया है। अभी भी चाइना का इन्फ्लुएंस है और हो रहा है, तो वो कोशिश कर रहा है चाइना में। पैसा बड़ी चीज है, तो कल को वो फिर कुछ कर दे तो पता नहीं, लेकिन भारत ने भी कोशिश कर दी है। अब एक आखिरी प्रश्न आपसे, ये बिल्कुल स्टिक एकदम, कि कब तक पीओके भारत के अधिग्रहण में आ चुका होगा? ऐसी कोई डेडलाइन आप साल भर में, 2 साल भर में, 3 साल भर में, या उससे भी ज्यादा समय लगेगा, या कुछ कहा नहीं जा सकता? कुछ कहा नहीं जा सकता, हो सकता है विद इन फ्यू मंथ्स आ जाए, हो सकता है 2-3 साल लग जाए। ये सारा इस चीज पे डिपेंड करता है कि जो वहाँ की लोकल पब्लिक जिस पे अब असर होना शुरू हो गया है, वो बलूचिस्तान, सिंध और अफगानिस्तान, ये सारे मिलकर उनके दबाव इतना डल जाए फौज पे कि वो भागने। और आपको शायद आपने पढ़ा होगा कि वहां पे आर्मी में भी रिवोल्ट शुरू हो गया है। आर्मी वाले भी खुद आर्मी के सीनियर अफसर्स के अगेंस्ट हो गए हैं, क्योंकि उनकी भी वहाँ फैमिलीज हैं जिन पे असर पड़ रहा है। वो ऐसी जगहों में रह रहे हैं जहाँ पे असर पड़ रहा है, और वो नहीं चाहते हैं, वो भी चाहते हैं कि भारत से मित्रता बढ़े, ना कि ऐसी दुश्मनी हो। तो बहुत धन्यवाद कर्नल साहब। आप थे कर्नल प्रदीप कुमार भल्ला जी। आपने बिल्कुल बेबाकी से जवाब दिए कि चाइना के संबंध भारत के साथ कैसे हैं, पाकिस्तान के संबंध कैसे हैं, हम पाकिस्तान पर किस तरह से आक्रमण कर सकते हैं या नहीं कर सकते, क्या क्या हमारी मजबूरियां हैं, या कुछ तरह से हम डिप्लोमेटिक चल रहे हैं। बहुत बेबाकी से आपने जवाब दिया, आपका बहुत धन्यवाद। आप आगामी समय में फिर हमारे स्टूडियो में आते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। धन्यवाद सबका, और सबको नमस्कार।